बस बेटा, बात बंद करो जरा जल्दी से और बोर्ड पे देखो। साइन कन्वेंशन तक का पार्ट लास्ट पे डिस्कस हुआ था। एक टॉपिक जो कल डिस्कस हुआ, मिरर फॉर्मूला, जहां से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे डिस्कस हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये, जिसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। सारा टॉपिक मैं पहले डिस्कस करा देता हूँ, उसके
हो गया बच्चे, लिख लिया? चलो एक छोटा सा टॉपिक और देखो, फिर आप करोगे लीनियर मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन, सुपरफिशियल के क्वेश्चन और इस वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्वेश्चन। प्लेन मिरर में कल एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि प्लेन मिरर में जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता है उसी वेलोसिटी से इमेज चलती है, पर स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता। स्फेरिकल मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है तो इमेज की वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो उसको निकालने के लिए ये जो मिरर फॉर्मूला होता है इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मिरर की फोकल लेंथ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 1 अपॉन यू को डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन वी को डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में, और इस माइनस वाली क्वांटिटी को इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस की हो गई। यहां से dv अपॉन dt का फॉर्मूला मिल गया, ये हुआ फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में v होता है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इमेज की वेलोसिटी या इमेज की स्पीड, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। जैसे अपन ने वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को यहां एफ अपॉन यू माइनस एफ के होल स्क्वायर से लिखा, सेम यहां भी लिख दें, और डी यू बाई डी टी यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की स्पीड। ये इमेज की वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर ऑब्जेक्ट पास आता है तो इमेज दूर जाती है। कल ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था। कॉनकेव मिरर में जो 6 कंडीशंस हमने याद की हैं वो कुछ ऐसी थी कि जैसे ये मिरर था तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाते थे, 1 2 3 4 5 6, इमेज फोकस से दूर जाती थी, 1 2 3। जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो इमेज दूर जाती है, तो ये माइनस साइन इमेज के डायरेक्शन को डिनोट करता है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। जेई मेंस का एक और क्वेश्चन, न्यूटन्स फॉर्मूला। इंजीनियरिंग में अक्सर क्वेश्चन मैथमेटिकल आते हैं और आते भी थोड़े से ऐसे हैं जो थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ता है। वहां 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां थोड़े से कहते हैं टफ आते हैं। ये सामने जो क्वेश्चन लिखा है ये भी इंजीनियरिंग का है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाले आते हैं। न्यूटन की बात करें, हम साइन कन्वेंशन की जब बात करते हैं तो मिरर में कल जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे उसके हिसाब से सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे। न्यूटन का कहना था कि सारे डिस्टेंस फोकस से मेजर किया करो। एक ऑब्जेक्ट जिसका फोकस से डिस्टेंस सपोज x1 ले लें, उसकी रियल इमेज जिसका
फोकस से डिस्टेंस सपोज x2 ले लें। फोकस का पोल से डिस्टेंस फोकल लेंथ होता ही है। अगर न्यूटन की बात मान लें तो जो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है उस मिरर फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दें। मिरर फॉर्मूले में u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल विल बिकम x1 प्लस f और v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल x2 प्लस f। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आता है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूले की विशेषता है कि ये केवल और केवल रियल इमेजेस पर एप्लीकेबल है और रियल इमेजेस केवल और केवल कॉन्केव मिरर में बनती हैं। इट इज वैलिड फॉर रियल इमेजेस विच इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्केव मिरर। न्यूटन्स फॉर्मूला कॉन्केव मिरर में एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, कॉन्केव में एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स में एप्लीकेबल नहीं है। इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आया वहां ये तो नहीं लिखा था कि न्यूटन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन है, वहां तो केवल ये लिखा था कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x1 एंड x2 वेयर x1 एंड x2 आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फोकस। इस इक्वेशन को अगर स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से ये x1 और x2 के बीच का ग्राफ आ गया। सिंपल सा ग्राफ है, इसको कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूले के बाद बारी आती है एक शब्द इंटेंसिटी। किसी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उससे बनने वाले इमेज की इंटेंसिटी मिरर के साइज पर डिपेंड करती है, जिसको कहते हैं डायमीटर ऑफ एपर्चर। मिरर का साइज ये कहलाता है डायमीटर ऑफ एपर्चर। जैसे मिरर का साइज होता क्या है उसको भी फिगर से देख लें। ये एक मिरर है, मिरर का साइज का मतलब लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ये होता है डायमीटर ऑफ एपर्चर। मिरर जितना बड़ा होगा डायमीटर ऑफ एपर्चर उतना ज्यादा होगा। डायमीटर ऑफ एपर्चर जितना ज्यादा होगा ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, जिसके कारण मिरर से बनने वाले इमेज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ये इंटेंसिटी की डिपेंडेंस है। एनसीईआरटी में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन है, सन से लाइट रेज आ रही हैं, कॉनकेव मिरर पे टकरा रही हैं जो अर्थ सरफेस पे रखा है। अगर कॉनकेव मिरर के लोअर पार्ट को काले कपड़े से ढक दें, ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दें, तो इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? 4 ऑप्शन में एक आंसर दे देते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, उसको टिक करना होता है। हालांकि कुछ लोग इसके दूसरे पोर्शन को टिक करते हैं। 4 ऑप्शन में एक आंसर ये भी देते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ द इमेज विल डिसअपीयर। बड़ा मिरर हो या छोटा मिरर हो, इमेज दोनों से बनती है और दोनों से पूरी बनती है। बड़े मिरर से भी बनती है, छोटे से भी बनती है, क्योंकि इमेज का मतलब क्या होता है, 2 लाइट रेस टकराएं, एक पॉइंट पर मिल जाएं। अगर सपोज अपन लोअर हाफ को ढक दें, इतने हिस्से को अगर बंद कर दें, तो ऊपर वाली 2 लाइट रेस आके एक पॉइंट पे इमेज तो बना ही रही है। तो इसलिए बड़ा मिरर हो या छोटा मिरर हो, इमेज दोनों ही बनाते हैं, लेकिन अगर छोटा मिरर होगा तो इमेज की इंटेंसिटी कम होगी। कल एक क्वेश्चन कराया था जिसका आंसर आज, कल नहीं बताया, जानबूझ के रोक लिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन या जो समय के साथ बताई जाती हैं, तो कई बार बच्चे सोचते हैं सर आपने तो बहुत लंबे लंबे मेथड सिखा दिए। कल एक एम्स वाला क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आया था 0.4 सेंटीमीटर। ये रहा उस एम्स वाले क्वेश्चन का डेरिवेशन, ये आज के लिए बचा के रखा था। ये जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है, -dv/du बराबर v² / vu², ये मिरर फॉर्मूले को
डिफरेंशिएट करने से आया है। कल की कॉपीज में जो क्वेश्चन था एम्स वाला वो ये था, an object is placed at a distance of 10 centimeter whose real image is formed at a distance of 20 centimeter. If the object is shifted by 0.1 centimeter towards the mirror, then find the shift in the position of image. ये shift in the position of image 0.4 सेंटीमीटर। कल क्यों नहीं बताया? कल इसलिए नहीं बताया कि इसके साथ एक नीट वाला क्वेश्चन भी लिया, 15 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, जिसका आंसर आया था 36। उस पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ये डिफरेंशियल से आया है। डिफरेंशियल इज वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस। 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए अगर जो बच्चा इस फॉर्मूले को यूज करे वो ये भी ध्यान रखना कि दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस। चलो कॉपी करो और एग्जाम्पल्स लिखो।
हो गया बच्चे? चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करो। लीनियर मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल, वेलोसिटी, इन सब के ऊपर कलेक्टिव क्वेश्चन हैं। अपने आप पहचानो कौन सा फॉर्मूला, वैल्यू रखो। At what distance from a convex mirror of focal length f at what distance from a convex mirror of focal length f should an object be placed? At what distance from a convex mirror of focal length f should an object be placed so that 1 by n times image is obtained? So that 1 by n times image is obtained. Solve. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ माइनस यू, जितने टाइम्स उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनती है, इसलिए नहीं लिखा। सॉल्व कर लेते हैं, यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। आंसर आएगा n-1 इंटू एफ, क्योंकि माइनस साइन जबरदस्ती कॉमन लेंगे। At what distance from a concave mirror of focal length 12 centimeter at what distance from a concave mirror of focal length 12 centimeter should an object of height 4 centimeter be placed so that 1 centimeter long real image is formed? So that 1 centimeter long real image is formed. Solve. एक आवाज आ रही है 60, एक आवाज आ रही है 36। चेक कर लेते हैं कि दोनों में से आंसर क्या है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था।
ऑब्जेक्ट की हाइट 4, इमेज की हाइट 1, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव u निकालना है। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट शब्द था रियल इमेज। रियल मीन्स इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स माइनस। आंसर विल बी -60 सेंटीमीटर। जिन्होंने -1 नहीं लिया उनका आंसर आ गया 36। An object of height 7.5 centimeter An object of height 7.5 centimeter is placed in front of a convex mirror. An object of height 7.5 centimeter is placed in front of a convex mirror of radius 25 centimeter at a distance of 40 centimeter. At a distance of 40 centimeter. Then find the height of image formed. Then find the height of image formed. सेम फॉर्मूले से करो बच्चे। इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, यू हमेशा नेगेटिव। (25/2) means 12.5. This is 52.5. 25 2s are 25 1s are 25 3s are 3 7s are 21, 7 1s are 7, 55, 7 7s are 49, 60, 7 8s are 56. 1.78 centimeter. A square wire of side 3 centimeter. A square wire of side 3 centimeter is placed in front of a concave mirror. A square wire of side 3 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeter at a distance of 25 centimeter. Then find the area of image formed.
Then find the area of image formed. सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन से करो। ये था सुपरफिशियल का फॉर्मूला। यस, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव। फोर सेंटीमीटर स्क्वायर। An object is moving towards a concave mirror. An object is moving towards a concave mirror of focal length 24 centimeter. An object is moving towards the concave mirror of focal length 24 centimeter with a velocity of 9 centimeter per second. With a velocity of 9 centimeter per second. When it is at a distance of at a distance of 60 centimeter, then find the velocity of image. Then find the velocity of image. Yes. वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला कॉपीज में आज लिखा एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ गिवन है 24, यू गिवन है 60। 24 by 36 is 2 by 3 का स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 4 minus means opposite direction, that is it is going away from the mirror. A person is walking towards the plane mirror. A person is walking towards the plane mirror with a velocity v. A person is walking towards the plane mirror with a velocity v, making an angle theta. Making an angle theta with the normal. Then with what velocity
then with what velocity the image of the component then with what velocity the image of the component along the normal approaches the same component solve. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो थीटा डायरेक्शन में हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट आता है। क्वेश्चन में लिखा है अलोंग द नॉर्मल, तो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा। कल बताया था मिरर में जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता है उसी वेलोसिटी से इमेज चलती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज में लिखा है विद व्हाट वेलोसिटी द इमेज अलोंग द कंपोनेंट विल अप्रोच द सेम कंपोनेंट, यानी इस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 2v cos थीटा। A point object is approaching towards a concave mirror as shown in the figure. Then find the direction of the velocity of image. The 4 options are given in the figure. दो तरीके, पहला तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन करा देगा कि जब कभी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कल बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चलना शुरू करके मिरर के पास आता है तो इमेज फोकस से चल के दूर जाती है और इमेज का साइज बढ़ता चला जाता है। फोकस में इमेज बनती है छोटी,
उसके बाद थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर बढ़ती चली जाती है। तो अगर इमेज का साइज बनाऊं, ये फोकस पे, ये उससे आगे, ये उससे आगे, ये उससे आगे, ये उससे आगे, ये साइज बढ़ता चला जाएगा। और ये रही इमेज की डायरेक्शन। The answer is Q. Sun subtends an angle theta Sun subtends an angle theta at the pole of a concave mirror at the pole of a concave mirror of focal length f at the pole of a concave mirror of focal length f, then find the diameter of the image formed. Then find the diameter of the image formed. अर्थ पर मिरर है, सन से लाइट रेस आ रही हैं। सन और अर्थ के बीच की दूरी हजारों लाखों किलोमीटर होती है, जिसको इन्फिनिटी मानते हैं। दैट मीन्स सन इन्फिनिटी पर है। सन वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको इन्फिनिटी पर मान के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है सन से दो लाइट रेज आ रही हैं, कॉनकेव मिरर के पोल पर थीटा एंगल बना रही हैं। ये हो गया एंगल थीटा। मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है। ये सन की इमेज आ गई फोकस पर, ये हो गई फोकस पर इमेज। तो ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। डायमीटर ऑफ इमेज का मतलब ये निकालना है। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है जो क्लास 7th 8th में पढ़ते हैं, और वो फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। जिन्हें एंगल आर्क रेडियस देखना नहीं आता हो उनके लिए ये सॉफ्टी का कोण, सॉफ्टी के कोण में इसे कहते हैं एंगल। इसे कहते हैं एंगल के सामने आर्क, और एंगल से आर्क तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। अपने फिगर में इसी को समझना है। अपने फिगर में ये वो कोण है, इसमें एंगल तो हो गया थीटा, एंगल के सामने वाली साइड आर्क निकालना है, और एंगल से आर्क तक का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। तो आंसर आ जाएगा एफ थीटा।
चलो अब जरा बोर्ड पे देखो, ये तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब थोड़ा सा प्लेन सरफेस का इंट्रोडक्शन देता हूं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। चलो जरा कॉपीज को बंद कर दो और थोड़ा ध्यान से सुनो। बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल आएगा मेजर पार्ट, लेकिन आज से ही उसको कल वापस शुरू करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीजें बड़े तरीके से बता रहा हूं, इनको थोड़ा समझना, और जो एग्जाम्पल्स मैं कोट करूं उन्हें ध्यान रखना, क्योंकि उससे आपको आसान लगेगा। अदरवाइज चीजें यहां से कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। चलो जरा सारे बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना भी है। पहले 2 चैप्टर्स में रिफ्लेक्शन था, अगले 3 चैप्टर्स में रिफ्रैक्शन है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, जिसको समझने के लिए एक सरफेस जिसके दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है। एक लाइट रे पहले मीडियम से मूव करते हुए आई, सरफेस पे टकराई, अगर उसी मीडियम में वापस जाती थी तो उसको कहते थे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने पाथ से मुड़ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कई बार ऐसा होगा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी पर अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। अगर डेविएट नहीं होगी तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। रिफ्रैक्शन में बेंड होना जरूरी है। डे टू डे लाइफ में आसान एग्जाम्पल, पानी में डूबी हुई रॉड बाहर से देखने वाले को मुड़ी हुई दिखती है। पानी में रखा हुआ कॉइन ऊपर से देखने वाले को रेस्ड अप या ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। जो लाइट रे सरफेस पर टकराई, दैट इज इंसिडेंट रे। जो लाइट रे दूसरे मीडियम में गई, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। अगेन वी हैव नॉर्मल। एंगल्स हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। ये तो बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी तरीके से ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वो रिफ्रैक्शन का बेसिक फिगर हो गया। जहां कहीं रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन को 2 लॉज गवर्न करते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थे, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज हैं। एक जो दोनों जगह कॉमन आता है, जिसका यूज वहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आता, ऑल द 3 रेज दे लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है, दैट इज स्नेल्स लॉ। दिखता बहुत सीधा है, कहता यह है कि अगर लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो 1μ2 विल बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर। इस फॉर्मूले में 1μ2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये 1μ2 का मीनिंग है, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जहां से लाइट रे चलती है वो मीडियम पहले आता है, मीडियम 1 से चल रही है। जहां जाती है वो मीडियम नंबर बाद में आता है, दिस इज 1μ2। जहां कहीं रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में जब 2 लॉज गवर्न करेंगे तो 2 कंक्लूजन भी गवर्न करेंगे। पहला, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाते हैं। जब वाईडीएसी पढ़ रहे थे तो वाईडीएसी में इन दोनों चीजों को यूज कर चुके। जब हमने वाईडीएसी इन वाटर पढ़ा था तब इसको यूज किया था।
जब YDSC में एक स्लिट के सामने फिल्म को रखा था तो इसको यूज किया था। ये दोनों डिस्कस हो चुके। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर, और वो क्वेश्चन ये है कि कलर्स ऑफ लाइट आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव। चार ऑप्शन में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड होते हैं। ज्यादातर बच्चे वेवलेंथ को टिक करते हैं। कलर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में सेम होती है, वेवलेंथ हर मीडियम में बदलती है। याद वेवलेंथ से करते हैं पर पहचानते फ्रीक्वेंसी से। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूं। मैं एक साल में 3 जगह पढ़ाता हूं, वैसे तो 5-6 जगह पढ़वा लेते हैं, मेरे से पूरा खून निकाल लेते हैं मेरा, पर अभी 2-3 साल से मैंने मना कर रखा है कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो बात मान भी लेते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जेई मेंस, इसकी क्लास भी मैं ही लेता हूँ, इसमें रे ऑप्टिक्स का ठेका मेरे पास है। या अचीवर के टॉप मोस्ट बैच, एंथूस का टॉप मोस्ट बैच मेरे पास रहता है, बाकी कचरा दूसरों को दिया जाता है। तो ये बात मान लेते हैं, तभी मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं ये। इसके बाद एंथूस, ये 3 बैच में लिया करता था, टॉप मोस्ट सारे आते थे। अभी 2000 लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर में क्लास ले रहा था, तो लेते लेते मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं क्लास नहीं लूंगा। मुझे बाई चांस क्लास लेते लेते हार्ट अटैक आ गया था, तो मैंने मना कर दिया कि यार मैं क्लास लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। तब से इन्होंने भी मान लिया, और ये अब क्लासेस उतनी देते हैं जितनी मैं बोलता हूँ, और लेता भी मैं अपने हिसाब से हूँ क्लास। मेरे को 3-4 चाहिए तो मैं 1-2 में नहीं आ पाता, तो मैं कभी भी 6:30 पे क्लास नहीं ले सकता। तो मैं जब IIT, जेई मेंस, मेडिकल, इन तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब अभी पिछले 2-3 साल को छोड़ दें। अच्छा, मुझे क्या है, पूरी IIT में पिछले 38 साल के पेपर याद हैं। ये शायद ही किसी को याद रहते हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ाता हूँ तो वहाँ की शीटें वीटें सब मेरे दिमाग में हैं। अच्छा, इनके अलावा मैं खुद भी पढ़ता हूँ। कल मैं बात कर रहा था तो आप में से कुछ लोग हंस रहे थे, मैं अपनी PhD के बारे में बात कर रहा था। मेरा अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन है, तो मैं अगले हफ्ते पूरे छुट्टी पर रहूंगा, मेरा खुद का एग्जाम है। तो मैं अपना भी पढ़ता रहता हूँ, आपको भी पढ़ा लेता हूँ, और घर पे अपने बच्चों को भी पढ़ा लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, इन सबके क्लास में जब मेरी क्लास चलती है तो मैं पीछे बैठ के चू 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 नहीं करता, जैसे अपनी क्लास में होती रहती है बीच बीच में। मैं नहीं करता। मेरे जो टीचर हैं उनकी एज है 37 और मेरी है 50। वो मेरे गाइड हैं, क्योंकि मैं उनके अंडर में PhD कर रहा हूँ। तो वो जब मैं फोन उनको करता हूँ तो मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग सर, हालांकि वो मुझसे छोटे हैं। मैं वहां जाता हूँ तो मेरे पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा सर आप सर हो इस समय, तो अभी तो आप गाइड हो। तो ये आप में और आगे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनमें डिफरेंस आ जाता है। मैं कई बार यहाँ देखता रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि इतना स्टैमिना नहीं है मेरे अंदर। यहाँ कई बार चलता रहता है कुछ, तो भी कोई हंस रहा है, कोई चू 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 चल रही है। मैं चलने दो, ठीक है। अभी एक दिन पूछा था तो किसी ने कहा था ना सर मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो मैंने अब क्या करें, अब इसको किसको कितना समझाएंगे। मैं अपने बच्चों को भी नहीं समझाता। मैंने कहा अपने आप धक्का खाओ, सीखो। तो धक्का नहीं खाना है अपने को। तो मैं जब सारी ब्रांचेस में जाता हूँ तो मैं सब जगह अपना नाम एक ही बताता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान मेरे नाम से है। अगर मैं इसी की जगह एक बिल्डिंग में जाऊं, वहां बोलूं मैं शाहरुख खान, दूसरी जगह मैं अमिताभ बच्चन और तीसरी जगह रोहित जौहरी, तो फिर क्या होगा कि जब बच्चा डाउट पूछने आएगा तो बोलेगा यार मुझे शाहरुख खान से डाउट पूछना है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ बता के गए, कल हुआ मेरे साथ कि यहाँ हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे सत्यार्थ के पास रहते हैं। मुझे नहीं पता था, कल शाम को मैं वहां पे मस्ती कर रहा था, शाम को घूम रहा था। हम लोग क्या करते हैं, सारे टीचर्स शाम को डाउट काउंटर पे जाते हैं, बच्चे कोई आते नहीं। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं,
तो हम लोग सारे के सारे बाहर वॉक कर रहे थे, तो वहां कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले, सर नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं रहता यहीं हूँ। मैंने कहा यार तू तो वहां पर मिलता है मेरे को। हाँ सर मैं पढ़ने वहां जाता हूँ, पर रहता यहीं हूँ, माहौल यहीं अच्छा है। मैंने कहा यार ये भी बात सही है। तो हम चार टीचर्स अपना वॉक करते रहे। भाई मैं क्या है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने की वजह से डॉक्टर ने कह रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा वॉक किया करो, बॉडी में अंदर कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में नहीं जमता। तो मैं जैसे खाली बैठता हूँ ना, तो मैं ये ऐसे ही चलता रहता है। तो खैर, मतलब हम लोगों की पहचान हमारे नाम से होती है। तो हम जितनी बिल्डिंग्स में जाते हैं वहां सब जगह नाम सेम बताते हैं। उसी तरीके से कलर्स की पहचान फ्रीक्वेंसी से होती है। गलत मत कर देना, बहुत सारे बच्चे वेवलेंथ टिक करके आते हैं। वेवलेंथ से याद करते हैं क्योंकि याद करना आसान है। ब्लू कलर की वेवलेंथ 3900, रेड की वेवलेंथ 7800, नीट 2019 में आ चुकी। विच कलर है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? तो वहां ब्लू कलर टिक करके आना था, सॉरी वॉयलेट कलर। तो अगर कभी आ जाए विच कलर है हाईएस्ट वेवलेंथ, तो रेड टिक करके आना है। पर ये पहचान के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड प्रॉपर्टी से कल शुरू करेंगे, आज यहां तक लिख लो बेटा। थैंक यू।